बम बोले दोस्तों। मैंने जब उसे आधी रात में सच संवर कर अपने कमरे में बुलाया था, उसके आते ही मैं उसके गले लग गई। मैं तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी सौतन हूँ, कुछ ऐसा कहकर मैं कुछ समझ नहीं पाई। फिर उसने जो मुझे बताया, उसने मेरी पूरी दुनिया ही हिला दी। मेरा नाम तितली है। मैं एक अनाथ लड़की थी जिसे दो बड़े दिल वालों ने अपनाया था। मैं बहुत खुश थी, सब जानती समझती थी। वे दोनों मेरे आगे जाके मम्मी पापा बन गए, पर उनका प्यार मुझे नसीब नहीं हो पाया। हम सब जय माता रानी वैष्णो देवी के यहाँ जा रहे थे, तो वहीं हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बच गई, पर मेरे मम्मी पापा नहीं बच पाए और मैं अकेले ही उनकी संपत्ति में पली बड़ी हुई। वहाँ मेरा एक दोस्त भी बना। हम बचपन के ही साथी थे। हमेशा ही उसने मेरे हंसने बोलने, दुख सुख में मेरा साथ दिया था। मेरे ऊपर किसी का सहारा नहीं था, तो वही मेरा इकलौता दोस्त बन गया था, शिशांत। उसके परिवार वाले भी मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसे ही मानते थे और वे मेरी शादी सुशांत से ही करवाना चाहते थे। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर सुशांत फौजी बनना चाहता था और उसकी पढ़ाई की ट्रेनिंग के लिए उसे देहरादून जाना पड़ा। मैं तो उसका यहाँ पर प्रेमिकाओं की तरह इंतज़ार करने लगी कि सुशांत जल्द ही फौजी बनकर आएगा और मैं उसके नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगवाऊंगी। लेकिन वह कभी लौटा ही नहीं। उसने वहाँ ट्रेनिंग के समय एक केस मिल गया था। वहाँ देहरादून में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसके कारण उन्हें अर्जेंट में ही अपने फौजी होने का फर्ज अदा करने के लिए कह दिया गया। सुशांत और उसके बाकी सब साथियों को लड़ने के लिए भेज दिया गया। फिर वहां से उनकी कोई खबर नहीं मिली। सबका कहना था कि सब मारे जा चुके हैं और मैं यहाँ उसकी यादों में विधवा बनकर रहने लगी। लेकिन उसके माँ पापा, जो मुझे सच में अपनी बेटी मानते थे, उन्होंने मुझसे एक वादा लिया। हम अपने बेटे को तो घोड़ी चढ़ते देख नहीं पाए, पर हमें तुम्हें दुल्हन बनते देखना है। पता है तुम उसकी विधवा बनकर जीना चाहती हो, पर हम तुम्हें ऐसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। अब हमारा बेटा तो वापस नहीं आएगा, पर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, नहीं तो हम समझेंगे कि तुम हमें अपना नहीं मानती। मेरी चुप्पी उनके सपनों के आगे हार गई और उन्होंने मेरी शादी कोलकाता के एक बहुत बड़े घराने में करवा दी। वहाँ केवल 4 ही लोग थे, मेरे सास ससुर और 2 भाई। मैंने फिर से शादी के अरमान सजा लिए थे और राकेश के साथ यहाँ आ गई थी। उसके माँ बाबूजी बिल्कुल मेरे मम्मी पापा जैसे थे, मेरा बहुत ध्यान रखते। और शादी के बाद आज हमारी पहली रात थी। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ राकेश का इंतज़ार कर रही थी। वह कमरे में आया और मेरे पास आकर लेट गया। कहने लगा, आज मेरा मन नहीं है, मैं थक गया हूँ, आराम कर लो, तुम भी थक गई होंगी। उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। क्या मुझ में ही कुछ कमी थी कि जो भी मुझसे जुड़ता था वह दूर हो जाता था। शादी की पहली रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन माँ की जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। वह कहने लगी, मेरे कमरे में कोई आधी रात को कमरे में आया और सामान गायब हो गया। लेकिन बापूजी कहने लगे, यह माँ की आदत है, उन्हें रोज लगता है कि हमारे घर में कोई आता है और घर का सामान चुरा कर ले जाता है। माँ की यह रोज की आदत है। बापूजी के कहने पर थोड़ी मन को शांति मिली। फिर जब हम सब साथ में खाने की टेबल पर बैठे तो वहाँ राकेश बड़ी अजीबोगरीब बातें करने लगे। कहने लगे, माँ बापूजी आपको अडल्ट मूवी देखना चाहिए। ये बात कह के सबको बहुत शर्म आई। उन्होंने मुझे भी कहा मूवी देखने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, सबको देखनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद खाना खाकर वे चले गए। सबको इस बात पर बहुत हंसी आई और सब सब लोग वहीं जोर जोर से हंसने लगे। रात के समय जब मैं दोबारा राकेश के पास गई, यह सोचकर आज शायद कुछ होगा इस बार, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगी, क्योंकि राकेश अपना बैग पैक कर रहे थे। वे वापस से अपने काम पर जा रहे थे। उसे फोटोग्राफिंग का बहुत शौक था। वह हर नए शहर में जाकर फोटो खींचते और उसे ऊंचे दाम में बेचा करते। वे मुझे ले जाने को मना कर रहे थे, क्योंकि उसका अभी कहीं कोई ठिकाना नहीं था। वे किसी
वे किसी एक जगह पर नहीं टिकते थे, इसलिए वे मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे और फ़ोन करने को भी मना कर रहे थे। वे खुद से ही वहाँ जाकर हमें फ़ोन कर लिया करेंगे। राकेश की माँ को यह सुनकर बेचारी बड़े ज़ोरों से रोने लगी, क्योंकि उन्हें यह शादी सिर्फ इसलिए ही करवाई थी ताकि राकेश अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में उलझ जाए और अपने बापूजी का काम संभाल ले। पर यह अपने काम को नहीं छोड़ सकता था और शादी के 2 दिन बाद ही वह मुझे छोड़कर चला गया। कहकर गया था जल्दी आएगा, पर ना तो कोई खत आता और ना ही वह खुद से कभी फ़ोन करता। उसकी माँ और बापूजी बहुत शांत रहते। माँ तो अपना दुखड़ा मुझे रोकर सुना देती थी, पर बापूजी की आंखें तो अब नम हो गई थी, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें अब राकेश पर थी। राकेश का एक बड़ा भाई और भी था, पर वह सौतेला था और किसी काम का भी नहीं था। बस रोज घर में लड़ता और दारू पीकर सो जाता। मैं ही उस घर को अब संभाल रही थी। राकेश के माँ बापूजी का मैं ही ध्यान रखती थी। वे कहते भी थे तुम वापस अपने मायके चली जाओ, वहाँ पर भी तो तुम्हारा अपना घर है। पर मैं अब उनकी आंखें आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखना चाहती थी। इसलिए मैंने उन्हें खुश रखने के लिए अपने घर में एक किराएदार रखने की सलाह दी। और दुर्गा पूजा भी आ रही थी, घर में रौनक हो जाएगी। माँ बापू तो अब कुछ भी नहीं कहते, बस बोलते जो भी तुम्हें अच्छा लगता है तुम कर लो। मैंने किराएदार के लिए घर के सामने पोस्टर लगवा दिए और दुर्गा पूजा की तैयारी में लग गई। उसी बीच हमारे घर में एक किराएदार आया। वह कुछ समय के लिए आया था और साथ ही वह एक डॉक्टर भी था और साथ ही उसका रवैया काफ़ी अच्छा था। बापूजी ने उसे रहने के लिए कह दिया। वह हमारी दुर्गा पूजा में भी काफ़ी मदद करवा रहा था। शंकर कहकर मैं उसे पुकारती थी। एक बार वह छत पर आकर मुझसे बातचीत करने लगा। राकेश के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा वो तो जैसे ही अब एक अधूरा सपना बन गया है, उसका कोई पता नहीं। 2 साल हो गए हैं, ना तो उसका कोई खबर आती और ना वह खुद आता। अब मैं ही उसके परिवार को देखती हूँ। कहने लगा तुम्हारी अपनी कोई खुद की ज़िंदगी नहीं है। मैंने कहा ज़िंदगी का क्या है, वो तो हर रोज़ बदलती है। अब तुम ही देख लो, कल तुम अनजान थे और आज शायद मेरे दोस्त बन गए हो। कहने लगा हाँ तुम ठीक कह रही हो। मैंने कहा तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। मैं उसे उस कमरे में लेकर गई जहाँ मैं उदास होने पर जाती थी। दरअसल छत पर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ मैंने हर रंग की पतंगे रखी थी। मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। तो शंकर कहने लगा मुझे काफ़ी समय हो गया है पतंग नहीं उड़ाई, चलो आज उड़ाते हैं। मैं और शंकर पतंग उड़ाने लगे। शंकर का छूना, उसका पास आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरी अधूरी ज़िंदगी की इच्छा पूरी हो रही थी। पर दूर से ही राकेश का बड़ा भाई यह सब देखकर बापूजी को बुला लाया। उस रात घर में बहुत तमाशा हुआ था। मैंने साफ साफ कह दिया मेरा दुख तो समाज को नहीं दिखा, पर आज जब मैं थोड़ा सा मुस्कुरा के आदि सब ने मेरा तमाशा बना दिया। ना बापूजी के पास कोई जवाब नहीं था मुझे कहने के लिए, पर मैं राकेश के भाई के बारे में सबको कुछ बताना चाहती थी कि घर में जो भी चोरी हो रही थी वह सब घर के सामान वो ही चुराता था। यह बात जब बापूजी को पता चली तो उन्होंने राकेश के भाई को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि एक बेटा तो वैसे ही चला गया है और अब दूसरा भी चला जाए, इसलिए मैंने उसे बापूजी को माफ़ करने के लिए कह दिया। और राकेश का बड़ा भाई भी बापूजी को माफ़ी मांगकर सुधर गया। अगले दिन जब माँ कमरे में आई तो अपनी बात रखने के लिए कहने लगी तुम शंकर से प्यार करती हो ना, तो उससे शादी कर लो। मैंने कहा माँ पर मुझे ये भी तो नहीं पता कि वो भी मुझसे प्यार करता है या नहीं। कहने लगी करता है वो, तभी तो कुछ दिनों का कहकर आज पूरे 2 महीने हो गए हैं उसे हमारे साथ रहते हुए। तुम जाओ और शंकर के दिल का हाल लो। मैंने माँ की बात सुनी और वो ही किया, क्योंकि मैं भी अब शंकर को पसंद करने लगी थी। रात को जब शंकर आया मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। शंकर के आते ही मैं उससे लिपट गई और शंकर को अपने दिल का हाल बयां कर दिया। पर शंकर को तो जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर उसने जो बात कही मेरी आत्मा तक को उसने हिला दिया था। कहने लगा रुको ज़रा,
तुम इस रिश्ते को गलत मोड़ पर लेकर जा रही हो। मैं तुम्हें नहीं, राकेश से प्यार करता हूँ। दरअसल मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसने मुझे धोखा दिया था, तुमसे शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। हम दोनों गे हैं और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। पर जब यह यहाँ से वह वापस गया तो एक पहाड़ी इलाके में जाकर वह फ़ोटो खींचते वक्त उसका पैर फिसला और वह वहीं पर ही मर गया। मैं यहाँ उसके माँ बापूजी का ध्यान रखने आया था, पर जब तुम्हें इतने बड़े दुख के साथ देखा तो मैं तुम्हारी सी मदद करना चाहता था, ताकि हम दोनों उन बूढ़े माँ बापूजी का ध्यान रख सके। मैं शौक में पड़ गई। शंकर एक गे था और राकेश भी गे था। ये मेरी सौतन बनकर यहाँ आया था। मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो सफ़ेद साड़ी पहनकर मैं उन मैं उन लोगों के पास गई। दोनों ही काफ़ी घबरा गए। फिर मैंने उनके आगे राकेश और शंकर की बात कह दी। वे पूरी तरह से टूट गए। मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहती थी और खुद को भी धोखे में जीना नहीं चाहती थी। अब समझ आया कि राकेश क्यों उन अडल्ट मूवी को देखने की बातें कहता था, ताकि उन्हें बाहर की विदेश की जानकारी मिले कि देश कितने आगे बढ़ गया है। हमारे यहाँ तो आज भी ऐसे लोगों से घिन की जाती है, उनसे दूर रहने को कहा जाता है। आज भी यहाँ एक पिछड़ा हुआ देश कहलाता है। वे अपनी कमी के बारे में उन मूवी के ज़रिए बताना चाहता था। वह कितना लाचार होगा जो अपनी खुद की सच्चाई अपने माँ बापूजी को नहीं बता सकता था। मैं अब अपनी पूरी ज़िंदगी उन दोनों बूढ़े लोगों के नाम करना चाहती थी। अब मेरा सुख भी वही और दुख भी वही। शंकर भी मेरी मदद करता था, पर एक दोस्त की तरह। वह भी मुझे आगे बढ़ने की सलाह देता, पर मैं अब आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। लेकिन तभी हमारे घर में एक दस्तक हुई जिसने मेरे पुराने जख्मों को और ताज़ा कर दिया। सुशांत बच गया था। वह कोमा में चला गया और पूरे 3 साल बाद जब उसे होश आया तो सबसे पहले वह मुझसे मिलने ही आया था। मैं उसे देखते ही उसे गले लग गई और कुछ दिनों बाद ही सबकी रजामंदी से हम दोनों की शादी करवा दी गई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैंने तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।